हमारा जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर था, पहला दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ज्योग्राफी का 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सिविक्स का भी 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अब हिस्ट्री का चैप्टर 3 शुरू कर रहे हैं, है ना। और हिस्ट्री का चैप्टर 3 जो है आपका, वो है रूरल लाइफ एंड सोसाइटी। ठीक है, रूरल लाइफ एंड सोसाइटी। तो इस चैप्टर में आज जो है बेसिकली आज ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, और इसमें हम देखेंगे कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर का आउटलाइन क्या है, इसमें क्या जानने वाले हैं। ठीक है, वैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जानकारी के लिहाज से भी। इसमें बहुत सारी बातें हैं कि किस तरह से अंग्रेजों ने, हम इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से अंग्रेजों ने हमारे जो रूरल इकोनॉमी थी, जो रूरल अर्थव्यवस्था थी, उसको किस तरह से बर्बाद किया था और किस तरह से अपना इसने प्रभाव यहाँ पे जमाया था, किस तरह से इसने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप यहाँ पे स्थापित किया था। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी स्टिल 1857। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, स्टूडेंट हम जानते हैं कि उस समय इंडिया में सिर्फ जमीन थी, टेक्नोलॉजी या फैक्ट्री वगैरह कुछ नहीं था। तो जमीन से रेवेन्यू कैसे लिया जाना है, ये 1857 तक उसने क्या क्या किया उसके बारे में जानने वाले हैं। इफेक्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऑन एग्रीकल्चर, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो अंग्रेजों ने बनाया उसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, प्लांटेशन फार्मिंग फॉर ग्रोइंग कैश क्रॉप्स, अंग्रेजों को कैश क्रॉप की जरूरत थी, प्लांटेशन लगाने की जरूरत थी, उसका इंडस्ट्री चलाने के लिए इन सारे फसलों की जरूरत थी, इसके लिए उसने क्या किया। और प्रेजेंट रिवोल्ट के बारे में पढ़ेंगे लास्ट में। ठीक है, ये टॉपिक हो गया जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। अब इससे थोड़ा सा पहले जाते हैं, इस चैप्टर के पहले वाला यानी सेकंड चैप्टर में जो हमने पढ़ा था। तो सेकंड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि हमने देखा था कि किस तरह से अंग्रेज यहाँ पे व्यापार करने के लिए आया था इंडिया, और व्यापार करने के लिए जब आया था तो किस तरह से उसने ट्रेड टू टेरिटरी, किस तरह से भारत के एक एक प्रांत को, एक एक राज्य को, एक एक जगह को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। यानी कि व्यापार से वो ट्रेड टू टेरिटरी में आ गया वो। और हमने पढ़ा था बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, उसमें देखा था कि किस तरह से भारतीय जो राजा थे, ये जो मुगल एम्परर थे, किस तरह से बैटल ऑफ बक्सर में उनकी हार हो गई थी। ठीक है, ये सारा चीज आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाए हैं, एक बार याद कीजिएगा, रिकॉल कीजिएगा उसको। तो किस तरह से बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद अंग्रेजों ने दीवानी राइट प्राप्त किया था इलाहाबाद की ट्रीटी में 1765 में। लॉर्ड क्लाइव ने मुगल जो बादशाह थे उस समय के, शाह आलम द्वितीय, उनसे दीवानी राइट को प्राप्त किया था। दीवानी राइट क्या होता है, ये एक राइट होता है टैक्स वसूलने का, है ना। दीवानी राइट जिसको मिल गया उसे राइट हो गया कि वो टैक्स वसूल सकता है। तो ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो उस समय एक प्रांत था, उसमें टैक्स वसूलने का अधिकार मुगल बादशाह से किसको मिल गया, लॉर्ड क्लाइव को। अब इसमें क्या हो गया कि बंगाल में अब दीवानी राइट जो है टैक्स वसूलने का काम अंग्रेज करेंगे, और जो पपेट जो नवाब हैं उनके अधिकार में कुछ भी नहीं रहा, वो सिर्फ नाम के नवाब रह गए। ठीक है, और सारा जो फंड है, सारा पैसा जो है वो अंग्रेज देखभाल करते थे, अंग्रेज ही वसूलते थे, अंग्रेज ही रखते थे। तो अंग्रेजों को इतने पैसे की क्या आवश्यकता थी। राज्य तो उसने बना लिया था, स्टेट उसने स्थापित कर लिया था। ठीक है, और अब उसको ये लग रहा था कि उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होगी। जितना कि वार एक्सपेंसेस होता था, युद्ध कहीं से करता था, उसका खर्च पूरा करने के लिए उसको पैसे की जरूरत थी। और भी कई तरह का, जैसे भारत के साथ वो व्यापार कर रहा था, तो व्यापार करने के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है। तो ये सारे काम के लिए जितने भी पैसे की आवश्यकता थी, उसका वो व्यवस्था यहीं से करना चाहता था,
और इसके लिए उसने दीवानी राइट प्राप्त किया और भारत के किसानों से उसने टैक्स लेना शुरू कर दिया, है ना। यहाँ पे है रॉबर्ट क्लाइव एक्सेप्टिंग द दीवानीज ऑफ बंगाल, बिहार, ओडिशा फ्रॉम द मुगल रूलर इन 1675। रूलर रेवेन्यू फॉर द कंपनी। अब था कि कंपनी ये सोच रहा था कि किस तरह से, पहले जैसे कि टैक्स वसूलता था, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था, कभी ज्यादा होता था कभी कम होता था, तो इससे अंग्रेजों की आमदनी फिक्स नहीं हो पाती थी, ठीक है। वो एक निश्चित अमाउंट चाहते थे कि इतना रुपया हमको आए हर बार, निश्चित सैलरी की तरह। तो इसके लिए रेवेन्यू फॉर द कंपनी, कंपनी को रेवेन्यू वसूलना था। किससे? एग्रीकल्चर से लेना था, खेतियों जो खेती करते थे उससे लेना था। ये प्रॉब्लम थी और इसका सॉल्यूशन उसने क्या निकाला? कई तरह के टैक्स सिस्टम जो आगे हम पढ़ेंगे आगे के टॉपिक में, कि महलवारी एंड रैयतवारी सिस्टम उन्होंने शुरू किया। और इस सिस्टम से किस तरह से वो किसानों से, जमींदारों से वो टैक्स लेते थे, ये आगे के वीडियो में जानेंगे। क्रॉस फॉर यूरोप, उसको यूरोप में जो उसका फैक्ट्री था उसको चलाने के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल की आवश्यकता थी, उसमें इंडिगो भी एक था, नील। तो ब्रिटेन टर्न टू इंडिया, और ये समस्या को समाधान के लिए ब्रिटेन, जैसे कि यहाँ टैक्स वो ले रहा था, उसके बाद जो फसल उग रहा था उसको भी वो इंग्लैंड ले जाते थे, बहुत औने पौने दाम में, बहुत कम रेट में, है ना। तो ये सारा चीज इसमें हम आगे जानने वाले हैं। और अंग्रेजों के आने के पहले जो भारतीय गांवों की क्या स्थिति थी वो एक बार देख लेते हैं एक नजर में, कि विलेज जो था इंडिया का वो अंग्रेजी के आने के पहले सेल्फ सफिशिएंट था, सेल्फ सफिशिएंट यूनिट था, यानी कि ये अपना खर्च सारा कुछ अपना निकाल लेता था, इसको कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं थी, किसी से मांगने की जरूरत नहीं थी। एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट्स बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, और ये मेन काम था मेजोरिटी ऑफ पीपल का इंडिया में। लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड बाय द लैंडलॉर्ड और बाय द ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय द किंग। यहाँ पे टैक्स जो अंग्रेज के आने के पहले जो टैक्स लिया जाता था किसानों से, वो या तो जमींदार लेते थे या राजा जिसको नियुक्त कर देते थे वो लेते थे। और टैक्स वसूलने का तरीका भी अच्छा था, उसमें हरास नहीं होता था, मतलब कि उसे ब्रूटली ट्रीट नहीं किया जाता था। मोस्टली द फार्मर ऑन द लैंड दे टिल्टेड, जो इस खेत को किसान जोतते थे वो उसका मालिक होते थे। तो ये पहले का सिस्टम कितना अच्छा था। अंग्रेज के आने के बाद किस तरह से सिचुएशन चेंज हुआ और किस तरह से भारतीय किसान जो यहाँ के पीजेंट थे, फार्मर्स थे, उनको किस तरह से विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ा और किस तरह से उसने परेशानी को झेला, ये सारा चीज हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आज का इंट्रोडक्शन है, आप इसको बुक में एक बार जरूर देखना। इस चैप्टर का शुरुआत किए हैं, एक बार थोड़ा सा पढ़ना इसको, ठीक है, और उसके बाद वीडियो से में मेरी समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट आगे आगे जैसे जैसे आगे पढ़ाते जाएंगे सारा चीज क्लियर होता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।